स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की भारत के भूगोल को लेकर के, जो कि आपके आगामी परीक्षा, अगर आप पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा अभी जो होने वाला है फरवरी में, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। या फिर अगर आप किसी अन्य एग्जाम को लक्ष्य बना रखे हैं और आने वाले समय में कोई परीक्षा देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यह हमारा प्रश्नोत्तरी। ये दो भागों में मैं इसे पूर्ण करूंगा। आज कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और कल एक और लेक्चर लेकर के आऊंगा जिसमें कि आपके पास महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे और आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। स्क्रीन पर यहाँ पर मैं सारे प्रश्न ला रहा हूँ, और आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करके आप तक आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि भारत के भूगोल से कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत में मॉनसून के आगमन की पृष्ठभूमि में उत्तरी भारत के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां होती है? भारत के उत्तरी क्षेत्र की अगर बात कर रहा है, मतलब कि जहाँ पे यूपी आ गया, बिहार आ गया, है ना, वो अलग क्षेत्र की बात चल रहा है यहाँ पर। दिल्ली, हरियाणा, इवन आप तिब्बत वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन तिब्बत वाला क्षेत्र हमारे भारत का नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर भारत के मानसून के आगमन की पृष्ठभूमि में उत्तरी भारत के मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां हैं? उत्तरी भारत का मैदान मतलब गंगा का मैदान वाला क्षेत्र आप ले सकते हो, ठीक, यूपी बिहार। अब देखते हैं हमारे पास विकल्प में क्या बोल रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तरी भारत के मैदान को लेकर के आपको यहाँ पर विकल्पों को देखना है। तो विकल्प क्या कह रहा है? पहला, तापमान और वायु दाब में निरंतर कमी। अब देखिए, पहला कह रहा है तापमान और वायु दाब में निरंतर कमी। तो तापमान में तो कमी होती ही नहीं है, तापमान तो बढ़ता जाता है ना उत्तरी भारत में। भाई तापमान बढ़ता जाएगा तभी तो वायु दाब में कमी आएगी। ये देखो, ये दोनों के दोनों विरोधाभास में है। तो विकल्प ये तो आपका कट गया भाई, नहीं आएगा। क्योंकि आप जानते हो गर्मियों के समय में जो उत्तरी भारत होता है वहां पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ITCZ बेल्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बेल्ट वहां पर बन गया रहता है। तो तापमान बढ़ता जाता है, वायुदाब कम होता जाता है ना, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो पहला तो विकल्प आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड देखते हैं, तापमान में निरंतर कमी और वायु दाब में वृद्धि। अब यहाँ देखो, तापमान में कमी तो होगी ही नहीं क्योंकि तापमान बढ़ेगा, मैंने बोला, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। और वायु दाब में वृद्धि, वायु दाब में कहाँ वृद्धि होगी? हाई प्रेशर नहीं रहता वहां, तो लो प्रेशर रहता है, तो ये भी आप कट कर दो। सी देखिए, तापमान और वायु दाब में निरंतर वृद्धि, और अभी मैंने बताया वहां पर ITCZ बेल्ट बनता है जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन वायु दाब उसके अपोजिट होगा, कमी होगी, तो ये भी रॉन्ग। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? तापमान में निरंतर वृद्धि और वायु दाब में कमी, जैसा कि मैंने बताया, उत्तर डी रहेगा। क्यों? क्योंकि ITCZ बेल्ट वहां पर बन जाता है। आपको मालूम है ना, जब गर्मी आती है, जैसे कि अभी आप वर्तमान की बात कर लीजिए, जनवरी 14 जनवरी को आप बोलते हो उत्तरायण हुआ, तो सूर्य जो है मकर रेखा से कर्क रेखा के ऊपर बढ़ रहा है ना। इस वजह से ITCZ बेल्ट भी अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तभी तो आपको गर्मियों में लू महसूस होता है, ठीक। तो ये डी, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ थोड़ा देर के लिए, वो इसलिए ताकि आप लोग प्रश्नों को एक बार देख ले और आपको आसानी हो सके पढ़ने में। चलिए आगे के प्रश्न को अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न, प्रश्न कह रहा है कि भारत के खनिज तेल क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मतलब कि एक और आपके पास तेल क्षेत्र दिया गया है, दूसरी ओर आपके पास संबंधित राज्य दिए गए हैं, और वो ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, अब इसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि कई बार सुमेलित नहीं है पूछता है, कई बार सुमेलित है पूछ देता है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर दो, सुमेलित नहीं है। अब आपके पास एक, दो, तीन और चार की बात कही गई। तो पहला देखिए आपके पास क्या बोला है, आलिया बेट, और आलिया बेट के सामने गुजरात दिया गया है। यहाँ ध्यान देंगे, आलिया बेट के सामने गुजरात दिया गया है, जबकि आप जानते हो गुजरात के तटीय क्षेत्र में अगर मैं जाता हूं तो मुझे आलिया बेट के नाम का एक आइलैंड के तौर पर वहां पे स्थान दिखाई देता है। तो भैया ये तो बिल्कुल सही सुमेलित है, इसके बारे में अब हमको सोचना नहीं है। सेकंड, अब हम बात करें, देखिए सेकंड अब आपके पास क्या दिया गया, निगरू।
और निगरू के सामने दिया गया है नागालैंड। ये रॉन्ग है भाई। क्यों? क्योंकि निगरू जो है वो नागालैंड में नहीं, जबकि निगरू जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश, ये याद रखना। तो सेकंड तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, जो हमको चुनना था। तीसरा बोला नहर काटिया। अब नहर काटिया जो तेल क्षेत्र है वो आपको कहाँ दिखाई देगा? तो नहर काटिया तेल क्षेत्र आपको असम में ही दिखाई देता है। चतुर्थ की बात चल रही है बसीन। बसीन तेल क्षेत्र आपको कहाँ दिखाई देगा? तो बसीन तेल क्षेत्र का जो ये स्थान महाराष्ट्र बोल रहा है, ये भी बात बिल्कुल सही। तो हमारे पास फिलहाल आ रहा है कौन सा? निगरू के सामने जो नागालैंड है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आना था। अब हम विकल्पों को देखते हैं। चलिए विकल्प क्या कह रहा है इस पर अगर चर्चा करें। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन बोल रहा है कि सेकंड वाला हमारा रॉन्ग था। देखिए सेकंड निगरू के सामने अरुणाचल प्रदेश आना था, बाकी तो हमारा सही था। और चुनना हमको सुमेलित नहीं है, तो केवल दो वाला देखना है। चलिए केवल दो आपको दिख गया, देखिए सी विकल्प, विकल्प सी केवल दो उत्तर आ गया। देखिए ऐसे ही आपको डिटेल पता होना चाहिए। डिटेल पता रहेगा तो इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ देखिए, ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है कि भारत के भूवैज्ञानिक कालखंड के अनुसार। अब भारत का भूवैज्ञानिक कालखंड क्या है? भूवैज्ञानिक कालखंड मतलब कि यहाँ पर चर्चा हो रही है जब आप भारत के चट्टानों की अध्ययन करते हैं, है ना? चट्टानों का अध्ययन करते हैं, भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल यहाँ पर स्टडी चल रही है। तो चलो अब हम देखते हैं। भारत के भूवैज्ञानिक कालखंड में ऊपरी कार्बनिक कल्प में प्रायद्वीप को पर्पटीय संचालनों के आघात सहने पड़े, जिससे द्रोणी की आकृति के गर्तों का निर्माण हुआ। गर्त में असंख्य जीव जंतु दब गए, जिससे कालांतर में किस प्रकार के शैल समूह का निर्माण हुआ। अब यहाँ देखो, यहाँ पर बोल रहा है जियोलॉजिकल स्टडी इस तरीके से की गई कि वहां पर हमको गर्त पाया गया। गर्त पाया गया मतलब कि गड्ढा हो गया, गड्ढा आप ऐसे समझिए। और उस गड्ढे में जीव जंतु भी दब गए बोलते हैं। अब आप जानते हो अगर जीव जंतु दबेंगे तो कई करोड़ों वर्षों बाद वही जीव जंतु फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। फॉसिल्स इंग्लिश में और हिंदी में आप उसे जीवाश्म कहते हो। और उसी जीवाश्म का एक रूप आपको दिखाई देता है कोयला, याद करिए, है ना, कोयला। तो अब हमारे पास चार विकल्प दिखाई दे रहे, ए बी सी और डी। तो पहला ही विकल्प देखिए गोंडवाना बिल्कुल सही है। गोंडवाना प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर अगर बोल रहा है कि एक गर्त बन गया और गर्त बनने में यहाँ पर ये कह रहा है प्रश्न कि जीव जंतु उसमें दब गए। तो जीव जंतु जब उसमें दब जाएंगे तो कई करोड़ों वर्षों बाद अगर आप देखोगे तो वही जीव जंतु जो है अत्यधिक दाब की वजह से उनका जो भौतिक संरचना, उनकी जो रासायनिक संरचना में बदलाव होगा और वो हमको जीवाश्म के तौर पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने कोयला बोला, और जानते हो गोंडवाना समूह में आपको कोयले की प्राप्ति होती है। ये बात आप जानते हो। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात कर दूं तो उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपके पास गोंडवाना समूह के आपके पास दिखाई देते हैं बेटा, है ना, साक्ष्य। चलो आगे बढ़ा जाए। तृतीय क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चतुर्थ क्या कह रहा है प्रश्न। भारत में रेल परिवहन प्रबंधन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित रेलवे जोन और उनके मुख्यालय पर विचार कीजिए। तो एक और आपके पास पूरे रेलवे जोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके मुख्यालय दिया गया है। और ये बोला गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है। देखो कह रहा है सही, इस बार सही वाला चुनना है भैया, सही, है ना। तो आपके पास एक एक रेलवे जोन और उसके मुख्यालय आपको पता होना चाहिए, तब आपसे ये इजीली बनेगा। चलो यहाँ देखते हैं, सही सुमेलित होना चाहिए। तो पहला अगर मैं देखूंगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, भाई ये बात बिल्कुल सही। पूर्व मध्य रेलवे में जाऊंगा तो हाजीपुर, ये सही है। चलो नेक्स्ट पूर्वोत्तर आप चलिए, ये सही है ना, हमारा सही आ रहा है। सेकंड बोल रहा है पूर्वोत्तर वाला। तो पूर्वोत्तर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो आपको यूपी गोरखपुर वाला क्षेत्र मिलेगा, तो ये भी बात सही हो गया। चलो एक और दो तो हमारा सही है, हमको चुनना था सही। तीसरा और चौथा में हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा और चौथा क्या बोल रहा है। दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात चल रही है, दक्षिण पूर्व रेलवे। और जब दक्षिण पूर्व रेलवे की बात आएगी तो याद रखना बेटा, ये भुवनेश्वर उड़ीसा वाला नहीं आएगा, यहाँ कोलकाता आएगा, वेस्ट बंगाल वाला। तो ये तो रॉन्ग हो गया भाई, हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट पढ़ लो, पश्चिम मध्य रेलवे। अब पश्चिम मध्य रेलवे की अगर बात चलती है तो मुख्यालय जो है वो आपको भोपाल में दिखाई नहीं देगा, मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ?
जबलपुर, तो इसका आंसर यहाँ पे जबलपुर रहना था, जबलपुर, तब जाकर के सुमेलित होता। सही। तो हमारा कौन सा सुमेलित हो गया, एक और दो। अगर नहीं है बोलता तो ये दो नहीं आते। अब चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, एक और दो दिया गया है क्या विकल्प में। तो देखिए विकल्प दिया गया है बी, एक व दो। तो उत्तर हमारा क्या आ गया यहाँ पर से, आप अगर सेलेक्ट करना चाहोगे तो केवल एक व दो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखो माय डियर, बिल्कुल रट लीजिएगा भाई, यहाँ संभावित प्रश्न है, संभावनाएं हैं कि ऐसे प्रश्न पूछे आपसे। चलिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए प्रश्न। हाँ, यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 5, क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5, एक बार पढ़ते हैं हम। पहाड़ियों को लेकर के पूछा गया प्रश्न है ना, क्या पूछा है, पूर्वांचल में मेघालय के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी नहीं है। पूर्वांचल, मेघालय की बात चल रही है ना, और आप जानते हो जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो मालदा गैप से अलग हुआ था, इतना आपको मालूम है। तो चलिए अब मेघालय से देखते हैं कौन सा बोल रहा है पहाड़ी नहीं है नहीं बोला है, नहीं है। तो गारो खासी जयंतिया, तो ये तो आप कभी भूलोगे ही नहीं, गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ी हमेशा एक साथ हम नाम लेते हैं, आपको मालूम होगा। और इसी से संबंधित आपको वहां पर ट्राइब्स भी दिखाई देते, जनजाति। तो गारो खासी जयंतियों का तो आपको पता ही है कि ये मेघालय से ही संबंधित है, तभी तो वहां पर आपको चेरापूंजी और मोहसिन राम जैसे स्थान मिलते हैं जहां पर बहुत ही अत्यधिक बारिश होती है। तो भाई ये तीन तो हमारे आएंगे नहीं, क्योंकि नहीं वाला बोला है, तो ये तीनों को काट दो। डी डफला, ये मेघालय में नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये आपको कहाँ दिखाई देता है, ये दिखाई देगा आपके पास अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। कहाँ दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर क्या आ जाएगा, डी फॉर डॉग। इज दिस क्लियर। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, एक एक करके सॉल्व करेंगे, सभी प्रश्नों को एक साथ नहीं देखेंगे। क्या कह रहा है, कावेरी नदी जल बंटवारा विवाद निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है, ऐसा वो प्रश्न कह रहा है। यहाँ देखिए कावेरी नदी जल बंटवारा, देखिए कावेरी नदी, अब कावेरी नदी आया ना तो आपसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न याद भी कर लीजिएगा। कैसे, जैसे कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन सी पहाड़ी से है, कौन से आ, राज्य से, इत्यादि इत्यादि, ये आपको पता होना चाहिए। फिलहाल मैं यहाँ पे जल बंटवारा को लेकर के जो विवाद आ रहा है उसकी बात करते हैं। विवाद की अगर बात करें ना तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो है विकल्प सी, कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल व पुडुचेरी के बीच इसके जल के बंटवारों को लेकर के परेशानियां। और देखिए जब इस प्रकार का जल विवाद होता है ना तो हमारे पास वाटर से संबंधित जो भी परेशानियां उत्पन्न होती है तो वहां पे ट्रिब्यूनल हमारे पास दिखाई देता है जो इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक, वाटर से संबंधित ट्रिब्यूनल। ऐसा ही जल विवाद सिंधु नदी को भी लेकर के है, पता है ना, मगर सिंधु नदी दो देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर के, तो उनके बीच में संधि है, एग्रीमेंट हुआ है ना, याद रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़े, तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कावेरी नदी किस ओर जाकर के बहती है, मतलब कि पूर्व की ओर बहती है कि पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इत्यादि इत्यादि, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारत के निम्नलिखित पत्तन पर विचार कीजिए। आपके पास चार पत्तन दिए हैं, तूतीकोरिन, कोचीन, एन्नोर और उल्पी। पूरा उपयुक्त में से कौन सा पत्तन भारत की पूर्वी तट में नहीं है। पूर्वी तट की बात चल रही है भैया, पूर्वी तट। पूर्वी तट मतलब कि कौन सा वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र हो जाएगा आपका बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र। अब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ क्षेत्र में आपको ये बताना है कौन सा नहीं होगा। तो देखो बेटा आपके पास ना तूतीकोरिन, एन्नोर और कुल्पी की अगर मैं बात कर दूं ना तो ये सब के सब आपको ना पूर्व की ओर दिखाई देगा। लेकिन अगर हम जाते हैं कोचीन में, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोचीन में जाते हैं तो वो बस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब कोचीन की अगर मैं बात करूंगा तो कोचीन दिखाई देगा आपका केरल में। कोचीन आपको कहाँ दिखाई देगा, केरल में। इस वजह से आप ये कहोगे कि जो विकल्प, मतलब कि आप
सुनोगे डी फॉर डॉग, ठीक, क्या दिखाई देगा आपके पास, डी फॉर डॉग, केवल दो, बाकी आपको पूर्व में दिखाई दे देगा इजीली सबके सब। ये सिर्फ पश्चिम में, कौन सा, कोचिन, केरल, बंदरगाह। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। देखिए प्रश्न, वैसे तो ये प्रश्न ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो, आप इसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, भाई एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो भी तो ज्योग्राफी का ही भाग है ना। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, 10% का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, चार विकल्प दिए गए हैं, जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा स्थानांतरण, जैव विविधता मापन और रासायनिक साम्य अवस्था। तो जब हम 10% का नियम की बात करते हैं तो आपने यहाँ पे नाम सुना होगा लिंडन, तो लिंडन के द्वारा ये दिया गया और उन्होंने बताया कि जो खाद्य श्रृंखला होती है जहां पर उत्पादक से लेकर के आप शीर्ष उपभोक्ता तक जाते हो, तो वो उत्पादक को खाने वाला उपभोक्ता प्रथम पे, उपभोक्ता प्रथम को खाने वाला उपभोक्ता द्वितीय, जैसे कि घास, घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मानव इत्यादि, मानव को खाएगा शेर, तो ये खाद्य श्रृंखला है। अब इस खाद्य श्रृंखला में जब आप उत्पादक से लेकर के ऊपर उच्च दर्जे तक जाते हो तो वहां पर हमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता दिखाई देता है, लेकिन लिंडमैन के द्वारा अगर मैं चलता हूं तो वो ये कहते हैं कि 10% का लॉस होते हुए चलता। तो यहाँ पर किसकी बात आ गई, ऊर्जा स्थानांतरण, उत्तर क्लियर हो गया। तो 8वें का आएगा आपके पास उत्तर विकल्प बी, आप ये याद रख लो, क्लियर होगा आई थिंक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। यहाँ देखो, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित प्रश्न है आप सभी के सामने, क्या बोल रहा है ये, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बोला कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ये वाली चीज को ना आप हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि हम ना एग्जाम प्रेशर की वजह से ना परेशानी में पड़ जाते हैं। सही नहीं है पूछा रहता, सही को लेकर के विकल्प चलते हैं, सही है पूछा, सही नहीं को लेकर के चल रहे होते, तो ये कंफ्यूज हो जाता है विद्यार्थी, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपके पास चार विकल्प दिए गए, पहले तो हम यहाँ ऊपर से देख लेते हैं, देखो क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय जल मार्ग एक इलाहाबाद और हल्दिया, भाई ये तो बात सही है, इलाहाबाद हल्दिया मतलब यूपी वाला और इधर वेस्ट बंगाल वाले क्षेत्रों की बात कर रहा है। राष्ट्रीय जल मार्ग द्वितीय सादिया धुबरी, मतलब ये असम वाली बात चल रही, तो भाई ये दोनों बात बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग तृतीय काकीनाडा पुडुचेरी, नहीं भैया ये आपको एक्चुअली में मिलेगा कोट्टापुरम और कोलम में, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग चतुर्थ मिलेगा आपको काकीनाडा पुडुचेरी में। तो तीसरा और चौथा जो है वो रॉन्ग है और बोला है सही सुमेलित है, तो एक और दो, तो केवल एक और दो जो आपके पास आएगा, ए फॉर एप्पल, क्लियर। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय जलमार्ग, ये सब आपको रटना है, आपको रेलवे जोन रटने, ठीक है। कुछ विशेष राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, जिनके नंबर आप याद रखो और कहाँ कहाँ से हो जाते, प्रश्न सीधा ऐसा आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ज्यादा घुमा फिरा करके प्रश्न नहीं, ठीक। आगे के प्रश्न को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है आपके पास, सीधा सीधा प्रश्न आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फैक्ट पता होना चाहिए। मोरलेन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, मोरलेन वन्य जीव अभ्यारण्य। अब मोरलेन वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात चल रही है तो देखो चार दिया गया है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो सीधा याद रखिएगा मिजोरम में ये मोरलेन मिलेगा आपको, ठीक। आगे बढ़ा जाए, चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत में स्थापित लौह इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और युग्म भी कैसा सही सुमेलित है उसको चुनने बोल रहा है। देखा जाए कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित की अगर बात करता है तो चलो यहाँ पर देखते भाई, हाँ अब यहाँ देखते चलो बेटा, आपको सीधा सीधा ये ऐसे फैक्ट है जो आपको याद ही रखना है ना। चलो यहाँ देखें क्या कह रहा है, राउरकेला मतलब उड़ीसा की बात चल रही है, राज्य उड़ीसा में राउरकेला का जो कारखाना है वो जर्मनी के सहयोग से बना, तो भाई बात बिल्कुल सही, जर्मनी के सहयोग,
सही सुमेलित बोला तो एक तो हम चुन लेंगे। दूसरा दुर्गापुर, मतलब पश्चिम बंगाल आप जाओगे तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर कारखाने की अगर बात चलती है तो अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका नहीं आएगा भैया, यहाँ पे ना ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन के संयोग से हुआ, ब्रिटेन। तो सेकंड तो हमारा रॉन्ग है, उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हमको क्या बोला है, सही वाला बोलो। तीसरा देखो बोकारो की बात चल रही है, और अगर बोकारो की बात चल रही है तो आप कहाँ चले जाओगे, झारखंड, और झारखंड में सोवियत संघ के ही सहयोग से आया, इसलिए भी गलत नहीं है। नेक्स्ट आप यहाँ देखो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम है वो किसके सहयोग से बना है, तो याद रखना ये अमेरिका के सहयोग से बना है, अमेरिका। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प आपके पास बोला सही सुमेलित है, सही सुमेलित कौन सा है, एक और तीन, एक और तीन, तो उसके हिसाब से अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही आएगा। चलो ये देखिए विकल्प सी आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, विकल्प सी क्या दिखाई दे रहा है, एक व तीन, आया आंसर निकल गया। तो आपको ना ज्योग्राफी में सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे ऐसा नहीं है ना, जैसे मानसून वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन तो फैक्चुअल है ना, कुछ चीजें तो फैक्चुअल आपको याद रखनी पड़ेगी, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखिए जैव विविधता को लेकर के है, मतलब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रश्न है, ज्योग्राफी का ही हिस्सा होता है, पता है आपको। प्रश्न कह रहा है कि जैव विविधता की क्षति के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, मतलब कि जैव, अब देखो जैव विविधता क्या होती है वो आपको मालूम होगा, जैव विविधता अर्थात ऐसे भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करेंगे जहाँ पे पशु पक्षी और वातावरण के बीच इनका एक अपना संबंध होगा, और उसको हमको डिस्टर्ब भी नहीं करना है, वरना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी खराब हो जाती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हिंदी में जैव विविधता, भाई अगर किसी स्थान पर कोई पशु पक्षी विशेष तौर पर वहां पे पनपते हैं, वो वहां पे बढ़ते हैं, अगर आप वहां के जंगल काट दोगे तो कहाँ बढ़ेंगे, तो मर जाएंगे ना, तो उसी जैव विविधता को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए बोला है जैव विविधता की क्षति के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए, कौन कौन सा आएगा। पहला बोला है सहविलुप्तता, सहविलुप्तता का मतलब ये होता है कि एक पशु अगर दूसरे पशु पर निर्भर है या फिर किसी पेड़ पर निर्भर है, उस पेड़ पर ही उसका जीवन होता है, आप उस पेड़ को काट दोगे तो संबंधित पशु या पक्षी मर जाएंगे, इसलिए बोला गया है सहविलुप्तता, तो बात सही है। दूसरा अति दोहन, अति दोहन मतलब अब आपने जंगल काटने का आपको दे दिया गया कि भाई आप जंगल काट सकते हो कुछ हद तक का, मगर मानव क्रियाएं इतनी बढ़ गई कि पूरा पूरा जंगल ही साफ कर दिया, तो भैया वहां पे रह रहे जीव जंतुओं का क्या होगा, विनाश ही होगा, जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा विदेशी जातियों का आक्रमण, ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर देशी क्षेत्र में जो जीव जंतु होते हैं वो वहां के पेड़ पौधों से संबंधित ही अपना वृद्धि करते हैं, लेकिन अचानक अगर वहां पे और अन्य किसी क्षेत्र से लाए हुए जीव जंतु को आप रख दो, अन्य क्षेत्र से लाए हुए आप वहां पे पौधों को लगा दो, तो उनका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है, थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, तो तीसरा भी सही है। चौथा आवासीय विखंडन, आवासीय विखंडन मतलब कि जिस स्थान पर जीव जंतु इत्यादि रह रहे हैं आपने उन्हीं को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ ताड़ दिया, तो भैया चारों ही सही आ रहे हैं, किसे लोगे, उपयोग सभी, विकल्प डी आपका उत्तर आएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है, तो इस प्रश्न का विकल्प क्या आएगा, विकल्प डी। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्रश्न नेक्स्ट। चलो प्रश्न क्रमांक 13 देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, सीधा बोला है कि ग्वालियर की पहाड़ी किन दो राज्यों के मध्य विस्तृत है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको तथ्य याद रखना है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो ऐसी कई पहाड़ियां आएंगी, महादेव की पहाड़ियां आपको पूछ सकता है ना, गिर की पहाड़ियां आपको पूछ सकता है, मैकाल पर्वत आपको पूछ सकता है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार की पहाड़ियों को लेकर के आपको याद ही रखना है, कुछ चुनिंदा पहाड़ियां, चुनिंदा पहाड़ियां, जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत के भौतिक विभाजन में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपके पास विशेष तौर पर जो आप प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियां पढ़ते हो उसको याद कर लीजिएगा, उत्तर और
पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों को याद रख लीजिएगा क्योंकि देखो पूछा है, और पर्वतीय क्षेत्रों की जो पहाड़ियां वहां पे तो सीधा पर्वतमाला है, याद रखिएगा, और चोटियां। तो आपसे ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। चलो फिलहाल आगे के प्रश्न को देखा जाए, क्या कहता है अगला प्रश्न। देखो क्या कह रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। अब ग्रीन हाउस क्या आपको मालूम है ना, ग्रीन हाउस मतलब कि ग्रीन हाउस वह प्रभाव होता है कि पृथ्वी के बाहर तापमान नहीं जा रहा, पृथ्वी के अंदर ही अंदर तापमान बना हुआ है, क्योंकि जो सौर विकिरण जो होती है ना, जो टकरा करके वापस जा रही होती है, जो पृथ्वी जैसा टकरा करके धरातल से टकरा करके ऊपर जा रही होती है, जाने ही नहीं दे रहे हो, आप नीचे ही कैद कर दियो भाई, यहाँ के साथ तो तापमान बढ़ता जाएगा ना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इसमें तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए कितने सारे उपाय किए जा रहे हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठती है, वो तो आपको मालूम है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए, और बोला है उपर्युक्त में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। देख लो भैया, उत्पन्न नहीं करता है, बोला है नहीं करता है। और अगर मैं यहाँ जलवाष्प की बात करूं तो आपको मालूम है जलवाष्प मतलब वाटर वेपर, जब ये वाटर वेपर ऊपर वातावरण में मतलब कि इधर वायुमंडल में जम जाता है तो ये भी ना, जो पृथ्वी से टकरा करके किरणें आ रही होती है ना, एनर्जी आ रही होती है, ऊर्जा, उसको रोक देता है भाई, ऊपर नहीं जान देता। तो ये तो प्रभाव डालता है। वैसे ही नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है सेम चीज। और वो ओजोन आपको मालूम है, ओजोन तो यही काम करता है। एक्चुअली ओजोन का काम था कि वो एक पर्याप्त मात्रा में टेम्परेचर बनाए रखे ताकि पृथ्वी में इतना तापमान रहे कि जीवन जीने योग्य संतुलित तापमान रहे। लेकिन भाई अब तो आप इतना सारा चीजें आप वायुमंडल में डाल चुके हो कि सब के सब टेम्परेचर को रोक रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, किरणों को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो पड़ेगा ही। मतलब कि आपके पांचों ही विकल्प जो है उत्पन्न करते हैं ग्रीन हाउस, और ये बुरा उत्पन्न नहीं करते, तो आप किसे चुनोगे? चलो विकल्प के अनुसार देखते हैं किसे आप जो होगे। यहाँ देखिए, इनमें से कोई नहीं। डी दिख गया आपको? देखिए, इनमें से कोई नहीं, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ देखो। प्रश्न बोल रहा है कि दो बायोम के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोम, बायोम की अगर बात किया जाए तो आप ऐसा मानिए कि एक ऐसा ज्योग्राफिक क्षेत्र, ये दो ऐसे ज्योग्राफिक क्षेत्र हैं। इस ज्योग्राफी या भौगोलिक क्षेत्र में यहाँ पे अपने पशु पक्षी और वहाँ का अपना पर्यावरण वातावरण है, जैसे कि जल, थल, वायु, जहाँ पर सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, उनका अपना एक संबंध है जिनमें उनका विकास हो रहा है। यहाँ पे दूसरा बायोम है, ये दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है। इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी अपना पशु पक्षी आएंगे, वहाँ के भी अपने जीव जंतु आएंगे, वहाँ पे भी पेड़ पौधे आएंगे, वहाँ पे भी जल आएगा, स्थल आएगा, वायुमंडल आएगा, इत्यादि इत्यादि। मतलब कि ये एक ज्योग्राफिक क्षेत्र हो गया, ये दूसरा एक ज्योग्राफिक क्षेत्र हो गया हमारे लिए। ये ऐसा, ये दो ज्योग्राफी अलग अलग दो भौगोलिक क्षेत्र है, दो बायोम है जहाँ पे अपने अपने जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षी जल स्थल इत्यादि है। लेकिन इन दो के बीच अगर आप ए से बी जाओ, मान लो अगर ये ए है बायोम, ये बी है, इनसे अगर आप जाते हो, ऐसा क्रॉस करते हो, तो देखो आपके पास यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा या दोनों में एक जैसा है। हाँ, जैसे ये मान के चलो, जब आप शहर गांव से शहर की ओर बढ़ रहे होते हो तो शहर के बाउंड्री लाइन में ही, गांव से शहर की ओर आ रहे होते हो तो गांव के बाउंड्री लाइन में ही आपको शहरों जैसा महसूस होने लगता है, फील होने लगता है कि अब नाउ आप यू आर अप्रोचिंग टू द टाउन, फील होने लगता है ना, विकास होने दिखाई देने लगता है लाइक दिस। तो उसी प्रकार के एरिया को बोल रहा है, उसको संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। और इस संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। तो आंसर आएगा इकोटोन, याद रखना। आंसर क्या आएगा? इकोटोन, जो दोनों ही बायोम का मिला जुला रूप रहेगा। क्लियर हो गया? चलो अगला प्रश्न, यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, चलो भाई, प्रश्न की ओर ध्यान देंगे विद्यार्थियों सबके सब। प्रश्न बोल रहा है जैव विविधता संरक्षण, मतलब कि बायोडायवर्सिटी को आप कंजर्व करना चाहते हो, जो पशु पक्षी इत्यादि है, ताकि भविष्य जो है हमारा, हमारी जो अपनी संतति है, भविष्य है, मानव जाति है, वो उनको देख सके। तो यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण के निम्नलिखित उपाय पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करेंगे। फिर क्या हो रहा है, उपरोक्त में से कौन सा
स्वस्थानीय संरक्षण है। अब पहले तो मैं आपको बता दूं स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। स्वस्थानीय संरक्षण वह संरक्षण की प्रक्रिया है जिसमें जीव जंतुओं को उन्हीं के मूल स्थान पर संरक्षित किया जाता है। जैसे कि कोई जंगल एरिया मिल गया, वहां पे कुछ ऐसे विशेष पेड़ पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, पशु दिखाई दे रहे हैं जो वहीं पनप सकते हैं, बाहर नहीं, तो हम पूरे जंगल को संरक्षित कर देंगे, तो वो कहलाएगा स्वस्थान। ऐसी इसका दूसरा उपाय होता है जिसे हम कहते हैं बाह्य स्थानीय। क्या कहते हैं हम? बाह्य स्थानीय। बाह्य मतलब कि बाहर। अब बाहर का कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पशु पक्षी है, आप उनके आने वाले ऑफस्प्रिंग को बचाना चाहते हो, तो आपने उनके कुछ टिश्यूज को लिया, उत्तक को लिया और बाहर जाकर के कहीं लेबोरेटरी में संरक्षित उसको किया, तो बाह्य स्थानीय कहलाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ स्वस्थानीय की बात किया है। तो चलिए विकल्प को अब हम पढ़ लेते हैं। उपयुक्त में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो स्वस्थानीय संरक्षण को प्रदर्शित करता है, चार आपके पास नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब कि जो आपके पास जंगल है उसी को आपने आरक्षण दे दिया, तो भाई ये पहला सही। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, भाई बात सही है। तीसरा बोल रहा है तीसरा और चौथा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, वन्य जीव अभ्यारण्य, भाई ये भी उसके लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये भी उसी के लिए किया जाता है। तो बोल रहा है उतक संवर्धन, भैया उतक संवर्धन के लिए तो आप लेबोरेटरी जाते हो। निम्न ताप परिरक्षण, इसके लिए भी आप लेबोरेटरी जाते हो, तो लेबोरेटरी तो मानव निर्मित है ना, बाहर आप ले जाओगे तो बाह्य स्थानीय हो गया। तो चौथा और पांचवा छोड़ करके एक, दो और तीन आना चाहिए। विकल्प अब हम देख लेते हैं कौन सा आएगा। यहाँ देखो विकल्प, देखो बी विकल्प आपके पास दिखाई दे होगा, बी, केवल एक, दो और तीन आ गया, आंसर मिल गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भारत में फसलों के उत्पादन में उच्च जल आवश्यकता वाले फसल अवरोही, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा की ओर आपको बढ़ना है, का सही क्रम कौन सा है वो बताना है। आपके चार विकल्प आपके पास दिए गए हैं। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, भूगोल के अंतर्गत कृषि आपके पास एक चैप्टर होता है, आप कृषि के अंतर्गत जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा। फिलहाल मैं इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर बात चल रही है कि अवरोही क्रम में बताना है आपको, किसकी बात चल रही है? अवरोही। चार विकल्प आपको पास दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। अब इन चार विकल्पों में अगर हम जाते हैं तो यहां पर आप देखोगे विकल्प सी, देखो बेटा विकल्प सी वही उसका उत्तर है। अवरोही क्रम बड़े से छोटा, तो गन्ना को सबसे ज्यादा, फिर गन्ना, केला, कपास और चावल, ये आपके पास अवरोही क्रम में बिल्कुल एग्जैक्ट जमा हुआ है। तो दिस इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्रश्न देखें क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है भारत के बाघ अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, और युग्म भी कैसा, वो युग्म कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। हाँ सही। अब आपके पास एक तरफ अभयारण्य दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई, मतलब राज्य दिया गया है, उसमें से अब हमको चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। तो चलो भैया पहले देखते हैं वाल्मीकि अभयारण्य। तो याद रखना वाल्मीकि अभयारण्य जो है बेटा वो आपको उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दंपा बोल रहा है, देखो दंपा के सामने नागालैंड बोल रहा है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि नागालैंड ने यहाँ पे आना था मिजोरम, मिजोरम यहाँ पे आना था भैया, मिजोरम, ये तो रॉन्ग हो गया। तृतीय बोल रहा है पक्के, पक्के अभयारण्य। अब पक्के अभयारण्य की मैं बात अगर करूं तो यहाँ पर आपके पास मिजोरम दिया गया, जबकि मिजोरम नहीं आना था, यहाँ पे आना था अरुणाचल प्रदेश, ये भी रॉन्ग। चतुर्थ बोल रहा है भद्रा, तो भद्रा का तो कर्नाटक बिल्कुल बात सही है। तो इसके हिसाब से पहला और चौथा ही सही है भैया। तो पहला और चौथा कौन से में आएगा? देखो ए फॉर एप्पल आ गया आपके पास, ए फॉर एप्पल। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल प्रश्नों को रट लीजिएगा है ना, संभावित प्रश्न। और ऐसे ही प्रश्न मैं कल और लाऊंगा ज्योग्राफी के, है ना, कल और लाऊंगा, कुछ देर और देख लेते हैं कुछ और प्रश्नों को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपर्युक्त घटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा? सही क्रम,
अब सही क्रम का मतलब यह है कि अगर आपके पास चार दिए गए, जैसे पृथ्वी सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग, आईची लक्ष्य, पेरिस संधि, तो आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़े होंगे ये सब के सब पर्यावरण को बचाए रखने के लिए किया गया संधि है या कुछ रिपोर्ट है। तो आपको उनका डेट पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इसका डेट पता होगा तब जाकर के आप इन चारों को सही तौर पर जमा पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे बात चलती है, यहाँ देखिए ब्रटलैंड आयोग, ब्रटलैंड आयोग आपका सबसे पहले हमें दिखाई देता है 1987 में। ठीक, पहले मैं ईयर लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम जमा लेंगे। ब्रटलैंड आयोग ये सब एनवायरमेंट को लेकर के। द्वितीय अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 आपको यहाँ दिखाई देगा, 1992। तृतीय की अगर बात किया जाए तो देखो आईची लक्ष्य, आईची लक्ष्य जो है ये आपके पास 2010, जबकि पेरिस संधि 2015। अब सही क्रम बोला है तो सही क्रम क्या होगा देखिए, सबसे पहले ब्रटलैंड आयोग मतलब सेकंड वाला आना चाहिए, दो, फिर पृथ्वी सम्मेलन मतलब कि एक, फिर आईची लक्ष्य मतलब कि तीन, और पेरिस संधि मतलब कि चार। दो एक तीन चार, तो दो एक तीन चार अगर आप देखोगे तो बी फॉर बॉल इसका उत्तर आ गया। ठीक, तो ऐसे ही जितने भी हमारे पास रिपोर्ट या कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, तो आपका काम यह है कि उन सब के आप काल क्रम को रट लो, रट लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं, है ना। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार यहाँ पर सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी समूह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भाई देखो अरुणाचल प्रदेश बोले ना विशेष। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया माय डियर, जो पूर्वांचल पहाड़ियां हैं वो आप बिल्कुल पूरी तरीके से रट डालोगे। जो सेवन सिस्टर्स है ना हमारा, सेवन सिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जितने भी सेवन सिस्टर्स है वहां पे जितनी पहाड़ियां उसको रट डालना, और सिक्किम को भी अटैच कर लीजिएगा, सिक्किम को भी। सिक्किम सेवन सिस्टर्स में नहीं आता बट आप उसको याद कर लीजिएगा। तो ये देखो पहाड़ियों से संबंधित प्रश्न ऐसा आता है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब अरुणाचल प्रदेश में पहला बोल रहा है डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी। अब पहले में यहाँ देखो डफला लिखा गया है, तो डफला की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता होगा बेटा कि डफला कहाँ दिखाई देगा, वो आपको अरुणाचल प्रदेश में नहीं दिखाई देगा। डफला की अगर मैं बात करूं तो ये असम तरफ पे दिखाई दे देगा, असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का आप अटैच कर सकते। तो ये तो रॉन्ग हो गया, मतलब विकल्प ए आपका रॉन्ग। विकल्प बी क्या बोल रहा है, मीरी, अबोर, मिश्मी, जयंतिया। अब देखो यहाँ पे जयंतिया बोल दिया, और अभी तो हमने पढ़ा था गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ये तो मेघालय में है भाई, मेघालय। तो ये भी आपका बी भी रॉन्ग। अब देखो सी और डी, सी और डी ना इस प्रश्न में एक्चुअल में दोनों ही सही है, सी और डी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्योंकि अबोर की भी अगर मैं बात करूँ ना तो अबोर आपको अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर में दिखाई देगा। बाकी मिश्मी, पटकाई बूम, लुसाई, ये सब के सब आपको दिखाई देगा। यहाँ देखो एक मिनट, अबोर तो है आपका, लुसाई हाँ। इस प्रश्न की अगर बात किया जाए, आपको अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो ठीक है। हाँ मेरी, तो मेरी आपके पास असम, डफला अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। ये मिरी, मिरी तो असम में आ जाएगा, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अबोर, मिश्मी, पटकाई बूम और लोसाई की यहाँ पे बात चल रही है, तो आपको मिश्मी, तो मिश्मी तो ठीक है अरुणाचल प्रदेश में ही मिलेगा। पटकोई बूम ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में ही मिलता है। लोसाई और रेंगमा ये भी आपको अरुणाचल प्रदेश में, तो पूरे पूरे अरुणाचल प्रदेश। तो चलो लोसाई यहाँ पे आ गया अरुणाचल प्रदेश, पटकाई बूम आ गया अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने देखा मिश्मी भी देखा, एक अबोर। भाई अबोर भी आपको अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में दिखाई देता है ना, याद रखना। तो ऐसे में तो सी और डी दोनों आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सी और डी दोनों आएगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सी और डी दोनों आएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्सप्लेनेशन में दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अगर प्रश्न में यहाँ पर टाइप करते वक्त अगर कुछ गलत हो गया तो हो गया, मैंने तो आपको सही बता दिया ना, तो सी और डी दोनों आएगा वहां पर। ठीक, आगे के प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, आ, भारत की मानक भूवैज्ञानिक महाकल्प, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
भारत की मानक भूवैज्ञानिक महाकल्प और कल्प के संबंध में निम्नलिखित कालखंडों पर विचार कीजिए कि बोला कौन सा सही क्रम है। सही क्रम, तो आपने जियोलॉजिकल टाइम पीरियड पढ़ा होगा बेटा, ये सब के सब जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है जिसमें हम चट्टानों की स्टडी करते हैं और चट्टानों के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि उस काल खंड में क्या कुछ हुआ था। जैसे कि हिमालय का बनना, टर्शरी पीरियड में हम जाते थे तो हिमालय का बनना हमें पता चला था। क्वाटरनरी में हम गए थे तो हमें वहां पे भारत के विशाल मैदान का बनना हमें पता चला था, याद करिए, याद है ना। तो उसी के अनुसार ये आपको डिवाइड करना है। एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर बात चल रही है, मैं एक एक करके लिखते चलता हूँ तो उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले परमीनियन की बात करूँ तो ये पैलियोजोइक की बात चल रही है। ये कब का समय है? पैलियोजोइक, पैलियोजोइक। वैसे अगर मैं क्रेटेशियस की बात करूँ तो ये मीजोजोइक की बात आती है। मीजोजोइक मतलब कि ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा मीजोजोइक काल, ये काल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तृतीय अगर मैं बात करूँ ओलिगोसीन, तो ओलिगोसीन ये टर्शरी पीरियड की बात है, जब आपके पास हिमालय बनता हुआ दिखाई दे रहा था। याद है हिमालय कैसे बना था भाई? भारत का प्रायद्वीपीय पठार उधर अफ्रीका के दक्षिण से अलग होकर के विषुवत रेखा को पार करके यूरेशियन प्लेट में टकराया था, तब की बात है। फिर आपके पास आया मायोसीन, यहाँ देखो, मायोसिन भी आपके पास इधर ही लगभग टर्शरी पीरियड में ही ये दिखाई दिया था, लेकिन पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। अब आपको यहाँ पर सही कालक्रम जमाना होगा। सही कालक्रम कैसे जम जाएगा? 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 3। 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 देखो, बी फॉर बॉल, क्या आ गया उत्तर हमारा? आ गया बी फॉर बॉल, दिस इज द आंसर। तो आपका काम ये रहेगा कि जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का जो पूरा टाइम स्केल है वो पूरा रट लीजिएगा आप, एक पूरा क्रम में पूछता है आपसे, बनना चाहिए आपसे, है ना। चलो आगे के प्रश्न को देखा जाए। आज का अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का क्या कह रहा है? यहाँ देखिए, बहुत आसान है। हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है बोला है, नहीं है। अब 4 आपके पास विकल्प दिया गया है। घाट प्रभा, भीमा और तुंगभद्रा तो है, उसकी सहायक नदी है, मगर उसने बोला नहीं है, इसलिए चारों तीनों को काट दो। तो बचा कौन सा? प्रवरा। प्रवरा जो है ये आपको गोदावरी नदी का है, गोदावरी नदी। तो विकल्प आपका क्या आएगा? ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये था आज का प्रश्नोत्तरी जो मैंने आपके सामने रखा, संभावित प्रश्न। ऐसे ही संभावित प्रश्न लेकर के मैं पुनः कल आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति।